डाल दीजिए। और यही आपके पीसीएस चाहे अपर हो, लोअर हो, आरओ में, इससे ऊपर के एग्जाम पूछते नहीं है। तो पहला जो सिस्टम करेंगे वो इंडोकाइन सिस्टम करेंगे। तो कल कल वाला कुछ कराया था, इंडोकाइन सिस्टम शुरुआत कर दी थी कल। हाँ सर, थोड़ा बहुत करा दिया था। ग्लैंड्स हो गई थी ना हमारी, लोकेशन बता दी थी मैंने सबकी जी ग्लैंड्स सर। की। हाँ जी ठीक है। सर। तो उसमें हम लोग सबसे पहली जो ग्लैंड लेंगे आज, हेडिंग डाल लो। पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा दी थी मैंने, कुछ लिखाया था ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं लिखा था सर, लिखा दी हाँ थी। ठीक है ठीक है। तो लिखाया नहीं देखो, लिखाया। नहीं नहीं, हम कल जो हम लोगों ने क्लास में किया था वो खाली लोकेशन की थी, जो कल वाली क्लास थी। हाँ सर, डायग्राम बना के लोकेशन बताई हाँ थी। बस ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के बारे में इतना नहीं पढ़ते हम लोग, क्योंकि उसमें से इतना आता नहीं एग्जाम में। हम लोग लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इसका भी लोकेशन मैंने कल बताया था, कहाँ पर है, आपका ब्रेन में है। तो हेडिंग डाल दो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है आपकी, अगर हम उसके साइज की बात करें तो जितना बड़ा मटर का दाना होता है, यानी कि साइज ऑफ पी, वैसे आपकी होती है। और उसका अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करें तो कुछ इस तरीके से उसका डायग्राम बुक्स में आपको मिलता है। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के इस डायग्राम में आपको तीन पार्ट दिखाए जाते हैं बुक्स के अंदर, 1, 2 और 3। ऐसे थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम आप लोग भी बना लीजिए। जो 1 वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग एंटीरियर लोब। ठीक है, AN, एंटीरियर लोब, LOBE, एंटीरियर लोब। और क्योंकि एंटीरियर लोब तो बड़ा आसान नाम है, ठीक है, याद हो जाता है। लेकिन ये इसका जूलॉजिकल नेम अक्सर पूछते हैं, तो एंटीरियर लोब लिखिए, और करके लिखिए एडिनो हाइपोफाइसिस। मैं ब्रेक करके स्पेलिंग लिख रहा हूं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। फिर ये जो 2 नंबर है आपका, नंबर 2, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इसका कोई अल्टरनेटिव नेम किताबों में नहीं मिलता अभी, और ना जीएस में इतना इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना हो। और थर्ड आपका जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब, LOBE, पोस्टीरियर लोब। या इसे हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, NEU, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करके लिखिए, थोड़ा सा याद रहेगा फिर आप लोग को। तो इंटीरियर लोब को नाम दे दिया एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर लोब को नाम दे दिया हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो पहला एक MCQ क्वेश्चन यहां से बन जाता है, भाई बताओ इसके जो अल्टरनेटिव नेम है वो क्या है। अब अगर हम हार्मोन की बात करें, तो ये जो आपका एंटीरियर लोब है, जिसमें नंबर 1 मैंने लिखा है, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, इससे आपके 6 हार्मोन निकलते हैं, इनको हमको भी लिखना होगा। और जो आपका थर्ड नंबर पे पोस्टीरियर लोब है, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस, इससे आपके 2 हार्मोन निकलते हैं। इंटरमीडिएट लोब के बारे में इतना हम लोग पढ़ते नहीं है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस हमने 6 हार्मोन को पढ़ना है, और आपके जो 2 हार्मोन है उनको पढ़ना है। तो अब एक फ्रेश हेडिंग डाल दीजिए, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब, ऐसे करके लिख लो, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड पे उसके बारे में लिखाऊंगा थोड़ा। तो सबसे पहला हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, सबसे सिंपल नेम GH भी आप लिख सकते हैं, या पूरा लिख लीजिए ग्रोथ हार्मोन। और जो कॉम्प्लेक्स नेम है, क्योंकि मैथ द फॉलोइंग मैंने देखा आने लगा आजकल, ग्रोथ हार्मोन और सोमेटो, SOMA, सोमेटोट्रॉफिक, ब्रेक करके स्पेलिंग लिखेंगे, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ये नाम से ही जाहिर है कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारी क्या होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है, यानी कि इट दिस हार्मोन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन्स, हमारी कार्टिलेज होती है। यही हार्मोन हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें आपकी 2 कंडीशंस होती हैं, यहीं पे एरो बना के लिख लो। पहला देखो, हाइपर, यानी कि अगर ये हार्मोन आपके ब्रेन में ज्यादा बन जाए। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन होती है हाइपो, यानी कि यही हार्मोन जो है
हमारे ब्रेन में अगर कम बने तो क्या होगा? अगर ये हार्मोन हमारे ब्रेन में हाइपर है, तो हाइपर की भी ध्यान रखना, दो कंडीशंस होती हैं। एक होती है आपकी चाइल्ड में, यानी कि अगर बच्चों में ये ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो भी मुसीबत है, और एडल्ट में यानी कि 18 साल के बाद अगर ये बहुत ज्यादा बनना यानी कि दोबारा से बनना शुरू हो जाए तो भी मुसीबत हो जाती है। तो जहां आपने चाइल्ड लिखा है वहां पे आप लिख लीजिए हाइपर अगर होता है, तो इसमें लिखिएगा जाइकेंटिज्म, GIGANTISM, जाइकेंटिज्म। ऐसे बच्चों की जो हाइट होती है वो 6.5 फीट, 7 फीट, 8 फीट तक पहुंच जाती है। ठीक है, जाइकेंटिज्म, बचपन से उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, यानी कि उनमें हाइपर सेक्रीशन हो रहा है किसका? ग्रोथ हार्मोन का। तो अब अगर हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जाइकेंटिज्म बीमारी कही जाएगी कि जाइकेंटिज्म बीमारी जो है वो किस हार्मोन, आपको 4 हार्मोन दिया होगा, किस हार्मोन के अधिक सेक्रीशन से यानी कि हाइपर सेक्रीशन से होता है, तो टिक करके आइएगा ग्रोथ हार्मोन, या दे रखा होगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। दोनों को ये बात समझ में आ गई कि किस चीज का हाइपर सेक्रीशन होता है? ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, अब अगर यही एडल्ट में हो, एडल्ट का मतलब हम लोगों में, हम लोग की जो हाइट बढ़नी थी 17-18 साल तक बढ़ गई, अब हमारी कोई हाइट नहीं बढ़ने वाली, लेकिन अचानक से किसी वजह से किसी एडल्ट में ये हार्मोन दोबारा से बनना शुरू हो जाए, हाइपर सेक्रेशन हो जाए मतलब, तो उसको जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे एक्रोमेगैली। इसके लिए लिख दीजिएगा ACRO, एक्रो, मैं ब्रेक करके स्पेलिंग लिख रहा हूं, मिगैली, एक्रोमेगैली। तो ऐसे इंसानों में क्या होता है, उनकी हाइट तो नहीं बढ़ती, लेकिन उनके जो हाथ होते हैं, पंजे होते हैं, पांव के पंजे होते हैं, चेहरा होता है, ये इनकी हड्डी जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, हाइट नहीं बढ़ी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों को क्लियर है यहां तक? यहां तक लिख लिया दोनों ने? जी सर। दोनों को बीमारी समझ में आ गई? एक्रोमेगैली कब टिक करके आना? किस में होती है? एडल्ट्स में, गलती से बच्चों में टिक मत कर देना। और जाइगेंटिज्म किस में होती है? जब बच्चे में अगर ये हार्मोन ज्यादा बन जाए। अब आते हैं हाइपो वाली कंडीशन में, तो सबसे आसान है हाइपो कंडीशन में, यानी कि सीधे इसके आगे लिख दो एरो बना के, ऑटिज्म। बच्चों में, हाँ, ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म। तो ऐसे बच्चों में अगर ये हार्मोन कम बने तो उनकी हाइट जो है वो कम रह जाती है। अभी मुझे फुटबॉल प्लेयर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई मेसी है या रोनाल्डो है, शायद रोनाल्डो तो नहीं है, कोई इसमें से कोई एक है जिसको ये बीमारी थी बचपन में और जल्दी पता चल गया उसका, और उनके माँ बापों ने फिर उनको क्या लगवाए, ये आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक के इंजेक्शंस लगवाए, जिससे उसकी एक सर्टेन हाइट जो है उसको अचीव होगी। मुझे अभी उस प्लेयर का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये एक चीज हमारी होगी, पहला हार्मोन। अब आते हैं दूसरे हार्मोन में। ठीक है, दूसरा हार्मोन आपकी एंटीरियर लोब से कौन सा निकलता है? लिखिएगा ACTH, ACTH, ACTH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनो, मैं ब्रेक करके स्पेलिंग लिख रहा हूं उसकी, ADRENO, एड्रिनो कॉर्टिको। ठीक है, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रोफिक, TROPHIC, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रोफिक, और एच से क्या होगा? हार्मोन होगा। ठीक है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन लिख दिया, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अच्छा, इसके आगे एरो बना दीजिए, और ये हार्मोन जो है आपके ब्रेन से निकलता है और कहाँ जाता है सीधा आपका? इसको लिख लीजिए, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स, इसके आगे लिखिएगा, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। मैंने बताया था ना किडनी के ऊपर होती है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कई बार आपसे ये लोग जो होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो आपसे टारगेट ऑर्गन पूछते हैं, तो ये आप टिक करके आएंगे। लिख दिया संदीप, रुचिका? कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ जी सर। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इतना भी याद रखोगे सफिशिएंट है, ACTH आपका हो गया। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट देन लिखिए
TSH, तीसरा हार्मोन लिखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। TSH सबसे सिंपल और आसान है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन हो गया इसके टेस्ट करवाना। TSH का टेस्ट होता है आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें सीधा एरो बना के लिखेंगे क्या, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी कि यही वो हार्मोन है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो कितना थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज करेगी। ठीक है, और इसी की गड़बड़ी के कारण, क्योंकि ब्रेन से TSH उतना निकलता नहीं है, जब उतना निकलता नहीं तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती नहीं है, और जब थायराइड ग्लैंड हार्मोन थायरोक्सिन रिलीज करती नहीं है तो फिर आपको बाहर से टैबलेट की फॉर्म में थायरोक्सिन जो वो है क्या कहते हैं गोली, वो आपको खानी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ आपका लिखिएगा FSH, FSH इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल, FOLLICLE, फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख लीजिए इसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर ये थायराइड के उससे गोइटर होता है क्या? ग्वाइटर तब होता है जब आपका थायरोक्सिन जो है कम बनता है और आपकी बॉडी की डिमांड थायरोक्सिन की ज्यादा होती है, और अगर आप आर्टिफिशियल बाहर से थायरोक्सिन हार्मोन की टैबलेट्स ना लें तो ये ग्लैंड अपनी साइज को बढ़ा देती है, तो वो थायराइड हम बोलते हैं ग्वाइटर हो गया। ठीक है, पर जी सर। अब इतना होता नहीं, क्योंकि अब इसका आयोडीन भी लोग खाते हैं और फिर थायरोक्सिन का पता चल गया तो टैबलेट्स खा लेते हैं। ठीक है, पहले बहुत हुआ करता था ये। अच्छा, अब आते हैं FSH में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका हो गया, इसके आगे एरो बनाइएगा, लिखिए भाई इस FSH का क्या काम है, इसमें लिखिए इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एग इन फीमेल, पहला फंक्शन, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एग इन फीमेल। यानी कि इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है, अगर एग्जाम में पूछ ले कि FSH हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है, ये वर्ड ध्यान रखना, तो आप टिक करेंगे ओवरी। ठीक है, ये हार्मोन आपके ब्रेन से निकलेगा, ब्रेन से ब्लड में जाएगा, ब्लड से ओवरी में जाएगा, और ओवरी में जाके एग जो होते हैं उनको क्या करेगा, प्रमोट करेगा मैच्योर होने के लिए। ठीक है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग इन फीमेल, पहली चीज। देन दूसरा इसका एक और फंक्शन क्या होता है, ये तो पहला फंक्शन हो गया आपका। सेकेंड फंक्शन लिखिएगा आप, इट प्रमोट्स द सेक्रीशन ऑफ, ये हार्मोन और क्या करता है, इट प्रमोट द सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ESTRO, एस्ट्रोजन इन फीमेल, इट प्रमोट्स द सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है, तो फीमेल में फिर उनके ब्लड में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, फिर थर्ड फंक्शन लिखिए, दिस हार्मोन, यानी कि FSH लिखना है तो पूरा लिख दो शॉर्ट में, FSH प्रमोट, FSH प्रमोट द ग्रोथ ऑफ, the growth of sperms in males, promote the growth of sperms in male। यानी कि FSH हार्मोन जो है मेल फीमेल दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या कर रहा होता है, प्ले कर रहा होता है। ठीक है, दोनों ही में निकलता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ की तरफ हम लोग। फिफ्थ आपका लिखिए, फिफ्थ है आपका LH। ठीक है, LH का फुल फॉर्म हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LUTEINISING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें लिखिएगा अच्छा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपने लिखा है तो उसमें लिख लीजिए, कई बुक्स में इसका एक और अल्टरनेटिव नेम दिया गया है, ICSH। ठीक है, इसी हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ICSH भी कहा जाता है। यहाँ पे C फॉर सेल है, S फॉर स्टिमुलेटिंग है, H फॉर हार्मोन है। तो भाई इसमें सिर्फ I का लिख लो, फुल फॉर्म क्या है, इंटस्ट्रियल, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं,
INTERSTIMIA, ठीक है। बाकी C फॉर सेल, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, ये LH का क्या है, आपका एक अल्टरनेटिव नेम है। अब इसका फंक्शन लिखिए क्या होता है, लिखिए इट प्रमोट द सेक्रीशन ऑफ, it promote the secretion of estrogen, promote the secretion of estrogen and progesterone, estrogen and progesterone in female, ठीक है। फीमेल में ये दोनों हार्मोन जो निकलते हैं वो इसी LH के कारण निकलते हैं। ब्रेन से पहले निकलेगा, फिर ये हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड आप लिखिए, सेकंड तो यानी कि फीमेल में ये फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन लिखिए, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ, या ऐसे लिख लो, इट प्रमोट द सेक्रीशन ऑफ, टेस्टोस्टेरोन, STERONE, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल। तो यानी कि ये हार्मोन भी जो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ये मेल और फीमेल दोनों में क्या करता है, काम करता है। क्लियर है दोनों को यहां तक, संदीप, रुचिका? जी सर। ठीक। अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, ये जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इसको, ये दोनों हार्मोन फीमेल में, अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछें, क्योंकि मैं देख रहा था यूपीपीसी में पूछा गया था कि बताओ इन चारों में से कौन सा ऐसा हार्मोन है कि जो फीमेल में जो पीरियड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, तो ये यही हार्मोन होता है, ठीक है। तो वहीं पे एक स्टार बना के लिख लो, दिस हार्मोन ऑल्सो कंट्रोल्स दी पीरियड्स इन फीमेल, ठीक है। अगर घुमा के पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ हार्मोन की तरफ, आपका लास्ट हार्मोन जो है हमारा, जो कि आपके एंटीरियर लोब से निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन, PRO, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और इसका एक और नाम है लैक्टोजेनिक, GENIC, लैक्टोजेनिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये छठवां हार्मोन है, सिक्स्थ हार्मोन है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, लिख लीजिए, एरो बना के लिखिएगा। इट इनिशिएट द सेक्रेशन ऑफ मिल्क, इट इनिशिएट द सेक्रेशन ऑफ मिल्क, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इट सेक्रीट द सेक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि जब आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा रोता है तो रोने की आवाज माँ के कानों में जाती है, कानों से जाती है कहाँ पर, उनके ब्रेन में, ब्रेन से जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या हार्मोन रिलीज करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है, और तब जाके तुरंत जो है दूध जो है बनना शुरू हो जाता है और उसका एक्सक्रीशन जो है शुरू हो जाता है, वरना उसके पहले कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी एक बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि हमेशा, ये आज तक वैज्ञानिक इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए कि हमेशा फीमेल जब अपना बच्चा रोता है तभी उसके दूध बनना शुरू होता है, ऐसा नहीं कि दाएं बाएं के बच्चे रो रहे हैं तो उसके दूध बनना शुरू हो रहे हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन अभी तक इसको ये डिकोड नहीं कर पाए वैज्ञानिक। तो एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि सेक्रेशन ऑफ मिल्क जो होता है फीमेल में आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, वो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो आप टिक करके आइएगा प्रोलैक्टिन या लैक्टोजेनिक हार्मोन। चलिए, तो ये आपके 6 हार्मोन हो गए। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारी क्या थी, पीछे की पोस्टीरियर लोब, जिसको मैंने 3 नंबर दे रखा था, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके हार्मोन लिखो भाई कौन से, तो पहला लिखो, ये 2 ही हार्मोन सेक्रेट करता है, तो हमने 6 हार्मोन इसके कर लिए, और क्या उसका टारगेट ऑर्गन है वो हमने कर लिया, ठीक है। तो इसको रट्टा मार लेना, ये मैच द फॉलोइंग, MCQ टाइप, ठीक है, उसमें आ सकता है। तो पहला हार्मोन लिखो जो पोस्टीरियर लोब सेक्रेट करती है, उसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन, VASO, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, सॉरी SIN होगा, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। और
और इसका एक और नाम क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ANTI, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। स्पेलिंग जो लिख रहा हूं समझ में आ रही है ना, गलती मत कर देना स्पेलिंग में। ANTI लिख रही है ना, DIURETIC, जी एंटी सर। ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक, क्योंकि एग्जाम में ये स्पेलिंग ही बहुत ऊपर नीचे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसके आगे लिख लो भाई, ये हार्मोन जब आपके ब्रेन से निकलता है उसका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन लिखिएगा, ये तभी निकलेगा जब आप किस में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, ये वैसे नहीं निकलता। इसको लिख लो, इट सेक्रीट इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हैं, इट सेक्रीट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस एंड दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी कि जब आपके शरीर में पानी की कमी हो तो ये हार्मोन क्या करता है, जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको बहुत कम कर देता है, कि भाई इसको शरीर को क्या करना है, पानी को बचाना है। ठीक है, पहली चीज। तो ये तो दोनों अच्छी चीजें हो गई भाई, स्ट्रेस में निकल रहा है आपको थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं मिल रहा है आपको, तो कम से कम चाहेगा कि पानी जो है आपका बॉडी से कम निकले। लेकिन तीसरा ये ठीक एक बड़ा गड़बड़ काम करता है, वैसोप्रेसिन जब निकलता है। लिखिए थर्ड फंक्शन इसका, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये बीपी को बढ़ा देता है, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और वैसे भी आपको पता होगा कि हम WHO कई बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका है कि जो भारतीय हैं वो सबसे ज्यादा नमक खाते हैं, और नमक जो है हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ा कॉज है किसका, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और ये बात घर को छोड़कर ये बात फैक्ट है, आप जो भी बाहर का खाना खाते हैं, कहीं का भी खाओ, अच्छे से अच्छे होटल का या रेहड़ी का खाना खाओ, वो लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या यूज करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, तो वो बड़ा खतरनाक है फिर हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सॉल्ट जो होता है वो हमेशा आपके बीपी को बढ़ाता है। अच्छा, दूसरा हार्मोन लिखिए, फर्स्ट लिख गया दोनों ने, संदीप हो गया, कुछ छूटा तो नहीं दोनों का। जी सर। हाँ सर। ठीक, दूसरा हार्मोन लिखिएगा जो ये निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, OXY, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, या इसका एक अल्टरनेटिव नेम दे रखा है किताबों में, पिटोसिन, PO POTOCIN, पिटोसिन हार्मोन। अब भाई इसका फंक्शन क्या होता है, लिखिए, ये वही हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इसको कुछ समय के लिए सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये केमिकली भी आर्टिफिशियली भी मिल जाता है इंजेक्शन के तौर पर। इसको जो है क्यों बंद किया गया, क्योंकि जो दूध बेचते हैं वो इसको आर्टिफिशियल तरीके से इसको किसको लगाते थे, गाय और भैंसों को, और उससे क्या होता था, गाय और भैंस ज्यादा से ज्यादा दूध बनाते थे। तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि ये ऑक्सीटोसिन का जो अमाउंट है वो उनके दूध में आना शुरू हो गया। तब सरकार को समझ में आया भाई इसको थोड़ी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली बैन करना पड़ेगा। तो अभी ये इंजेक्शन जो है, इसका जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, वैसे मिलता नहीं, ओपन मार्केट में बंद हो गया ये। तो इसका फंक्शन लिख लो भाई क्या है, सबसे पहला लिखो फंक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ, जब 9 मंथ्स हो जाते हैं तो एक अपने आप बॉडी बोलती है कि बस अब टेन्योर पूरा हो चुका है, तो अपने आप ये बॉडी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन बनाती है, और फिर भाई नॉर्मल डिलीवरी जो है वो हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। और अगर पेन नहीं होता है तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियल तरीके से लगाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, क्या हाथ में लगाते हैं, भूल गया मैं, कैंडुला। तो कैंडुला में लगा, में हाँ, हाँ। कैंडुला में लगा देते हैं, तो आफ्टर 1 आवर या 1.5 आवर पेन शुरू हो जाता है यूट्रस में, और चाइल्ड बर्थ हो जाती है। ठीक है, नेचुरल बन जाए तो अच्छा, वरना डॉक्टर्स का यूज कर लेते हैं। तो एक तो पहला फंक्शन इसका ये हो गया, ये भूलना नहीं, आ सकता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में। दूसरा जो इसका फंक्शन है सेकंड आपका है, वही प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल। तो तभी इसका यूज जो है वो दूध वाले जो है गाय भैंसों को लगा के करते थे। अब तो अभी भी बैन हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को इंजेक्शन मिल ही जाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल। और इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है दूध में, जब ये इंसान पीते हैं तो बहुत केमिकली आ गया ये हमारे उसमें। और थर्ड लिखिएगा, अच्छी बात, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द
ब्लड प्रेशर। ठीक है, 3 इसके फंक्शन आपको रट्टा मार। यहां तक क्लियर है दोनों को, कोई इश्यू तो नहीं आता? डिक्रीज दी ब्लड हाँ प्रेशर। सर। ठीक है, तो ये बस रट्टा मार लो, इस यहीं से आपके एग्जाम में वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से पूछेंगे। तो हमने वैसोप्रेसिन पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, चलिए बस खत्म यहाँ पर हमारा कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। अगली ग्लैंड हम लोग लेंगे तो हमारा ये ब्रेन की ग्लैंड, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ ली। अब हमने बताया था कि अगली जो ग्लैंड है वो आपकी कहाँ होती है, गर्दन में होती है। और गर्दन में हम लोग पढ़ेंगे किसको, थायराइड ग्लैंड। हेडिंग डाल दो थायराइड, THYROID, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन सेक्रेट करती है, जैसे मैं फॉलो डायग्राम बना रहा हूँ वैसे ही बना लो, आसान रहेगा रिवाइज करने में। पहला है आपका थायरॉक्सिन, जो मैंने बोला कि जब बनना बंद हो जाता है तो बाहर से गोली खानी पड़ती है। ठीक है, तो पहला हार्मोन जो आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है वो है आपकी थायरॉक्सिन। और जो दूसरा हार्मोन आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है वो है आपका कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है इसका। सिंपल एरो बनाइएगा और लिखिएगा, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा फंक्शन है कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ये कंट्रोल करता है। अब मेटाबॉलिज्म ध्यान रखना 2 शब्दों से मिलकर बना है। जब आप खाना खाते हैं और जब आप उस खाने को आपका स्टमक तोड़ रहा होता है, उससे न्यूट्रिशन बाहर निकाल रहा होता है, उससे एनर्जी बाहर निकाल रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जितनी बार आप खाना खाएंगे आपका कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। और जो फूड से आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, लगातार बॉडी क्या करती है, उस न्यूट्रिएंट्स का, उस एनर्जी से नए आपके सेल बनाती है, नए मसल्स बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी कि आपके शरीर में लगातार कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लगातार आपके शरीर में क्या हो रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, मसल्स बन रही हैं, तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। दोनों को क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि भाई आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब भी इस हार्मोन में कुछ गड़बड़ी होती है, या तो आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं, या तो आप बहुत कम खाना खा, या तो बहुत ज्यादा वेट आपका लॉस होगा, या तो बहुत ज्यादा वेट क्या होगा आपका, गेन होगा। यानी कि भाई आपके थायरॉक्सिन में प्रॉब्लम है। क्लियर है यहां तक? जी सर। सर्दियों में ज्यादा भूख क्यों लगती है, कोई बताएगा? सर्दियों में ज्यादा भूख, एनर्जी कम लॉस होती है सर। एनर्जी कम लॉस होती है तो भूख तो ज्यादा लगती कम लगनी चाहिए फिर। ज्यादा भूख क्यों लगती है? नहीं, अब पता है ये संदीप को नहीं लगती होगी शायद, लेकिन नॉर्मली एवरेज बता रहा मैं कि एक इंसान को सर्दियों में उसका जो खाने का डाइट है बढ़ जाता है। उसकी वजह है कि इस दौरान आपकी सर्दियों में सबसे ज्यादा एनर्जी का जो यूज होता है आपकी बॉडी को हीट करने के लिए होता है। अभी आपको पता भी चला, लेकिन लगातार अभी ये जो सर्दी बढ़ रही है इसमें आपकी लगातार जो बॉडी है वो हीट जनरेट करेगी, क्योंकि हम लोग क्या है, मैंने बताया था, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमारे बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है शरीर का वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हीट शॉक होता है, और अगर इससे कम हो जाए तो क्या होता है आपका, ये कोल्ड वेव्स का वो शॉक लग जाता है, उसमें डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दोनों हालात में अगर आप मान के चलिए आपका 36 भी रह जाए टेम्परेचर थोड़े टाइम तक, तो डेथ पक्की है। ठीक है, उसको हम लोग हाइपोथर्मिया बोलते हैं, है? और अगर ज्यादा हो जाए तो हीट शॉक बोलते हैं। और हाइपोथर्मिया को साइलेंट डेथ भी बोलते हैं, ध्यान रखना कभी एग्जाम में आ जाए कि हाइपोथर्मिया का एक अल्टरनेटिव नेम क्या है, साइलेंट डेथ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मसूरी गए, टी शर्ट मसूरी में, इस समय चले जाओ मसूरी आज रात को घूमने के लिए खाली टी शर्ट में, तो आपको पहले खूब सर्दी लगेगी, आपका शरीर कांपेगा, बहुत शिवरिंग होगी, और 1-2 घंटे बाद आपकी शिवरिंग खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म, और आपको नॉर्मल लगेगा। और जैसे ही जिस इंसान को शिवरिंग 2 घंटे होने के बाद उसे नॉर्मल लगे, बिना आग तापे, बिना जैकेट पहने, तो मान लीजिए उसकी वो अंतिम घड़ी आ गई है, क्योंकि ये बॉडी अपना शिवरिंग करके लास्ट जो एक उसका एफर्ट होता है वो खत्म कर चुकी होती है, शिवरिंग करती है बॉडी को गर्म करने के लिए। और 2 घंटे बाद फिर उस शख्स को क्या होती है, नींद आने लगती है, शिवरिंग खत्म, नींद आनी शुरू होगी, और वो उसकी आखिरी नींद होती है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट डेथ बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, थायरॉक्सिन का मैंने आपको बता दिया, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अब अगर इसकी डिजीज की बात सर करें हम लोग, कैटाबॉलिज्म तब होता होगा ना जब मतलब कोई
मतलब कोई भूखा है और उसे भूख एनर्जी की जरूरत है, तब कैटाबोलिज्म होगा ना। हाँ, बस आपको ये मान के चलना है कि जो भी आपके बॉडी में फूड है, देखो जो हम खाना खाते हैं बॉडी उसका वो सारा यूज ग्लूकोज तो के रूप करती में हो नहीं है। जाता है सर हमारे बॉडी में। क्या बोल रहे हैं संदीप? जैसे कोई मतलब कुछ खाना है, वो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है बॉडी में। हाँ हाँ हाँ। तो अभी ठीक जैसे है। आप और अभी है, एनाबोलाइजिंग एनाबोलाइजिंग प्रोसेस में, और हाँ जो, बाद में टूटेगा ग्लूकोज उसमें एनर्जी में, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ऑक्सीजन हाँ वगैरह में, वो जो बाई प्रोडक्ट्स हो जाते वो हैं अमोनिया, कैटाबोलिज्म। हाँ वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसकी डिजीज की, थायरोक्सिन हार्मोन की डिजीज की बात करें, तो सबसे पहले जो डिजीज है आप लिखिए हाइपर। यहीं पे एक एरो बना के लिख दो हाइपर। अगर ये ज्यादा निकले, अगर ये हाइपर हो जाए, हाइपर मतलब ज्यादा बन रहा है आपकी बॉडी में, बड़ा खतरनाक होता है, हाइपर हो जाए, तो इससे जो डिजीज होगी इसको लिख दो, उसको बोलते हैं हम लोग GRAVE, ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज, या इसका एक और नाम क्या है, एक्सो, जैसे मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग गलत मत कर देना बस, एक्सो, PHALMIC, थैल्मिक ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर, GOITR, ग्वाइटर, ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर किसी का हाइपर सेक्रेशन हो रहा है, थायरोक्सिन खूब बन रहा है, तो उसको ये डिजीज होगी, ग्रेव डिजीज होगी, या एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। इसका सिम्टम क्या है कि उसकी आंखें जो है बाहर की तरफ आ जाएंगी, मतलब बिल्कुल भौचक्का सा लगेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसका हार्ट बीट बहुत तेज होगा, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा। तो ये सिम्टम है कि भाई उसमें थायरोक्सिन क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसके ठीक उल्टा, अगर उसी शख्स में हाइपो हो जाए, यानी कि ये हार्मोन कम बनना शुरू हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनना शुरू हो जाए किसी वजह से, तो जो डिजीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं, लिखिएगा माइक्सो, MYXOEDEMA, माइक्सोडीमा, लेकिन ब्रैकेट में लिख दो एडल्ट, एडल्ट। और दूसरा लिखो CRETINISM, ये लिख दीजिएगा, चिल्ड्रंस। लिख दिया भाई दोनों ने? ठीक है। तो अगर एडल्ट में ये हार्मोन कम बनेगा तो उसको माइक्सोडीमा होगा। इसका सिम्टम क्या होगा, उसका लो ब्लड प्रेशर होगा, हमेशा नींद में रहेगा, भूख बहुत कम लगेगी, उसके ओवरऑल जो मूवमेंट होंगे बहुत स्लो होंगे। और अगर ये बच्चों में हो जाए, 18 साल से कम कोई बच्चा है उसमें अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन कम बने, तो उसको जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे क्रेडिज्म। ठीक, यहाँ तक क्लियर है दोनों को? जी सर। हाँ ठीक है। सर। ऐसे बच्चों में क्या होता है, लेस इंटेलिजेंस होते हैं, बच्चा देख के आपको लगता है कि क्या है, बिल्कुल सुस्त रहेगा, ठीक है, वो चीज है। तो प्लीज इसको उससे मत जोड़ देना। बच्चे ज्यादा शैतान होते हैं, जो आप, अगर हमारे बच्चे ज्यादा हाइपर हैं, बहुत उछल कूद मारपीट कर रहे हैं, तो वो बीमारी नहीं है, उनका एक नेचर है, ठीक है, वो हाइपर हार्मोन की वजह से नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बच्चा बहुत सुस्त रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है, खेलता कम है, तब चिंता वाली बात है, ठीक है, क्रिटिसिज्म वो आपका हो गया। चलिए, ये हमारा हो गया दोनों डिसीज। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा दूसरा हार्मोन है, कौन सा? दूसरा हार्मोन कौन सा लिखा है मैंने? ये आपका पहला हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन क्या है? कैल्सीटोनिन। ये लिख लो भाई, इस हार्मोन का काम क्या है, इसमें लिखिए, इट कंट्रोल्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन बॉडी, कंट्रोल्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, एंड फॉस्फेट लेवल इन दी बॉडी, ठीक है। और ये दोनों आपके लिए जरूरी है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन दी बॉडी। क्लियर है दोनों को? यहां तक हो गया? दोनों ने लिख लिया? कुछ कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ पर? समझ में आ रहा है पूरा यहाँ तक? या ठीक। हाँ सर। अच्छा, अब पैराथायरॉयड की बात कर लेते हैं। थायराइड बीच में होता है, पैराथायरॉयड बगल में होते हैं। इसके आगे एरो बना, पैराथायरॉयड लिखो, और लिख दो भाई ये हार्मोन कौन सा सेक्रेट करता है, लिखिए, इट सेक्रीट्स, ये जो पैराथायरॉयड है, पैरा, इट सेक्रीट्स पैराथार्मोन, THORMONE,
इट सेक्रीट्स पैराथार्मोन, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, पीटीएच बोलते हैं, पैराथार्मोन और पीटीएच। अब इस हार्मोन का काम क्या है, लिखिए, इट कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, इट कंट्रोल्स कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, ठीक है, कंट्रोल द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा बन जाए तो आपकी बॉडी आपके बोन को ही क्या करना शुरू कर देती है, मेल्ट करना शुरू कर देती है, यानी कि बोन से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देती है। इसलिए इसका कंट्रोल में रहना हमेशा जरूरी है। दोनों क्लियर है? ठीक है, आपके हार्मोन बहुत सेंसिटिव है, और ध्यान रखना ये सारा खेल जो है यहां से है, हार्मोन का, ब्रेन से। ब्रेन में अगर आप स्ट्रेस में या एंजाइटी में या डिप्रेशन में रहते हैं, और ब्रेन पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, ध्यान रखना। और एक बार अगर ब्रेन इफेक्ट होगा ड्यू टू दी एंजाइटी और स्ट्रेस, आपके सारे ऑर्गन धीरे धीरे करके क्या होने जाएंगे, हिलने शुरू हो जाएंगे। और ब्रेन अगर अच्छा रहेगा तो सारे ऑर्गन क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया कौन सा, पैराथायरॉयड। तो हमने 3 आपके कर लिए ग्लैंड्स, पिट्यूटरी कर लिया, थायराइड कर लिया, और पैराथायरॉयड कर लिया। यहां तक क्लियर दोनों को, रुचिका, संदीप? सर। ठीक है, हाँ सर। चलो अब हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, क्योंकि मैं एक और ग्लैंड लूंगा तो बीच में छूट जाएगी फिर। अब इंडियन ज्योग्राफी आप लोग निकाल लीजिए, और उसमें हम लोग करेंगे आज सेंसस। एग्रीकल्चर हम लोगों ने खत्म कर दिया था, वो हमारा हो गया था ना, कैश क्रॉप में लास्ट के कराया था मैंने, नहीं सॉरी, प्लांटेशन क्रॉप कर रहे थे ना, उसमें कॉफी करा दी थी मैंने आप लोग को।